Hello students, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. We were doing DSC 2019 question paper, and in the previous two videos we discussed till question number 35. Last bunch of 15 questions is left, which I am going to discuss in this lecture from question number 36 to question number 50. One by one we'll discuss all of them. Let us start with question number 36. Now it says here that what is the money demand? 36 question. What is the money demand function when the utility of money for the representative household is uy comma m by p is 0.5 log y plus 0.5 log m by p. I represents opportunity cost of holding money. ठीक है. So money demand पूछ रहा है आपसे. Utility function given है आपको. U, this is question 36, u y m by p is 0.5 log y plus 0.5 log m by p. Now I am considering y as my good 1 and I am considering m by p as my good 2, right? So I have to find MRS, absolute MRS. It would be mu of from utility 1 upon mu from utility 2, so that means del u by del y, which is 0.5 by y, upon del u by del m by p, which is 0.5 by m by p. So 0.5 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा m by p upon y. Now price of good 1, इनकम का कोई प्राइस नहीं है. 1 रुपया 1 रुपये की इनकम 1 रुपये के बराबर है. तो प्राइस जो मार्केट प्राइस जो मनी जो मेजर करते हैं वो और इनकम भी सेम यूनिट मेजर करते हैं, तो सेम प्राइस है दोनों का, तो 1 मान सकते हैं. और मनी होल्डिंग का जो रियल मनी का जो प्राइस है वो आपको दे रखा है इंटरेस्ट रेट. क्वेश्चन बोला कि मनी जो आप होल्ड करें उसका प्राइस है आई. सो फॉर ऑप्टिमैलिटी क्या करते हैं? फॉर ऑप्टिमैलिटी वी पुट एब्सोल्यूट MRS is equal to P1 by P2. That means m by p by y is equal to P1 is 1, P2 is I. This means m by p is y divided by I, y by I. तो ये मनी डिमांड फंक्शन आ गया मेरे पास. ठीक है. क्लियरली आप जानते हैं मनी डिमांड का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है. यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है. मनी डिमांड का इंटरेस्ट के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है. यहाँ पे इन्वर्स आ रहा है. दोनों बातें सेटिस्फाई भी हो रही हैं. ऑप्शन कौन सा है? m by p इज इक्वल टू y by I. ऑप्शन नंबर 4th. लास्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, 4th. ठीक है. ओके, नाउ दिस थिंग 37th. ये सिनेरियो कई बार आ चुका है. 107 होम सेल्स इन 2003 yielded the regression. Prices depends upon bedrooms, bathrooms, and house size and plot size, area and housing condition. अब यहाँ पूछ क्या रहा है? यहाँ जो पूछ रहा है वो ये है, what is the adjusted coefficient of determination? R bar square पूछ रहा है सर यहाँ पे आपसे. और मैं जब आंसर्स पे देखता हूँ, आंसर्स बहुत ही नज़दीक हैं. तो नॉर्मली अब तक पीछे हमने जब कैलकुलेशन की थी सर तो हम राउंड ऑफ कर रहे थे, लेकिन यहाँ राउंड ऑफ खतरनाक पड़ सकता है करना, क्योंकि आंसर्स 7022, 7032, 7042, 7052 सब बहुत नज़दीक हैं. तो राउंडिंग ऑफ में गड़बड़ हो सकती है. एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा. देखिए, आप जानते हैं आर बार स्क्वायर क्या होता है? आर बार स्क्वायर इज 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू n माइनस 1 अपॉन n माइनस के. यहाँ पर n है 107 ऊपर दिया हुआ, और k कितने पैरामीटर्स हैं मेरे पास? यहाँ पे पैरामीटर्स है 1 2 3 4 5 6 7. सो 7 पैरामीटर्स है मेरे पास. k इज 7. आर स्क्वायर गिवन है मुझे 0.72. सो दैट मीन्स व्हाट डू आई हैव? 1 माइनस 1 minus 0.72. 107 minus 1 is 106. 107 minus 7 is 100. So it is 1 minus, it will be 0.28.
इंटू 106 डिवाइड बाय 100. सो 1 माइनस, अब जो भी आंसर आएगा सर उसको तो, अब क्योंकि मुझे आंसर एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, मैंने बताया आंसर एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत नज़दीकी मामला है. मैंने कैलकुलेट किया था, आ रहा था मेरे पास 0.2986, 0.2968 आ रहा है, सॉरी 0.2968. तो 2307, 0.7032. थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. अक्सर हम अभी तक ऊपर राउंड ऑफ करते आ रहे थे पिछले कुछ क्वेश्चंस में, क्योंकि वहाँ पे आंसर्स में डिफरेंसेस बहुत जाते हैं. यहाँ पे आंसर्स बहुत क्लोज हैं, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको. ठीक है जी. अब 38th क्वेश्चन पे आ जाइए सर. 38th ही है ना? 38th, यस. A is this matrix B1, B2, B3, B3 3x1 कॉलम वेक्टर्स. B1 एक कॉलम वेक्टर है, 3 एलिमेंट्स है. B2 कॉलम वेक्टर है, 3 एलिमेंट है. B3 कॉलम वेक्टर है, 3 एलिमेंट्स हैं. आपको AB1 पता है, AB2 पता है, AB3 पता है. B जो है वो 3x3 मैट्रिक्स है जिसमें B1 फर्स्ट कॉलम है, B2 सेकंड कॉलम है, B3 थर्ड कॉलम है. डिटरमिनेंट B चाहिए. एक तो लंबा रास्ता है कि मैं B1 मान लूँ समथिंग x1, x2, x3, B2 मान लूँ y1, y2, y3, B3 मान लूँ z1, z2, z3, उससे करूँ. दूसरा मैं थोड़ा सा दिमाग लगा सकता हूँ. A हमारे पास देखिए जो भी हो, A 3x3 मैट्रिक्स है. अगर if I have A as 3x3 मैट्रिक्स और B भी 3x3 मैट्रिक्स है, A की वैल्यूज में एक बार नोट कर लेता हूँ यहाँ पे अपने पास. 1 0 0 2 1 0 3 2 1, 1 0 0 2 1 0 3 2 1, ये A है. और B जो है उसमें 3 कॉलम है. फर्स्ट इज B1, सेकंड इज B2, थर्ड इज B3. तो इफ आई फाइंड AB, तो AB क्या होगा सर? AB में अब क्या करते हैं, पहले फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम करके यहां लिख देते हैं, ठीक है ना. और सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम करके यहां लिख देते हैं. थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम करके यहां लिख देते हैं. ऐसे ही करते हैं. फिर सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम नीचे लिखते हैं. मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आएगा. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आएगा. यानी जो फर्स्ट आंसर आएगा इसका, फर्स्ट कॉलम जो बनेगा AB का, वो होगा AB1. ऐसे ही है ना सर. फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम ऊपर आएगा. मैं फिर से एक बार आपको याद कराता हूँ. फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम. ऐसे ही करते हैं. तो यानी हमने बेसिकली A को B1 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पे. तो दिस फर्स्ट कॉलम इज बेसिकली AB1. और सेम नोशन पे सेकंड जो कॉलम आएगा AB का वो होगा AB2. और थर्ड जो कॉलम आएगा वो होगा AB3. ठीक है. AB1, AB2, AB3 हमको पता है. व्हाट इज AB1? AB1 इज 1 0 0 2 3 0 2 3 1, 1 0 0 2 3 0 2 3 1. अब एक प्रॉपर्टी आपको पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B. तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैं डिटर्मिनेंट ऑफ B फाइंड आउट कर सकता हूँ. मुझे मैट्रिक्स B फाइंड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ AB क्या होगा? फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग निकालें, 1, लीव इट्स रो, लीव इट्स कॉलम, वी गेट 3 माइनस 0, दैट इज 3. माइनस 0 प्लस क्योंकि बाकी सब 0 है तो 0 हो जाने हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर मैं निकालता हूँ, आई फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A अलॉन्ग फर्स्ट रो, तो 1 टाइम्स लीव इट्स रो, लीव इट्स कॉलम, 1 माइनस 0, बाकी सब 0 हो जाना है. 1 टाइम्स 1 माइनस 0 यानी कि 1. तो डिटर्मिनेंट ऑफ AB होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B. दैट मीन्स 3 इज इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B. सो क्लियरली डिटर्मिनेंट ऑफ B इज 3. मुझसे मैट्रिक्स भी नहीं पूछा है. पूछता तो फिर मुझे वो तीनों मानना पड़ता. B1 इज x1, x2, x3, B2 इज y1, y2, y3 एंड B3 इज z1, z2, z3. ऐसे करके फिर मैं सॉल्व करता. अगर क्वेश्चन मुझसे मैट्रिक्स भी पूछ रहा होता. तो पूछा नहीं है तो जरूरत नहीं है, शॉर्टकट अपनाएंगे. ठीक है. तो 3 आंसर आ रहा है सर इसका. 3, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड को मार्क कर लीजिए आप प्लीज. थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. अब फोर्थ फिर से वही आ गया सर. फिर से वही रिग्रेशन का सिनेरियो, वापस से क्वेश्चन वही है. अब पूछ क्या रहा है, मैं इस पे आता हूँ. क्या पूछ रहा है, डेटा तुमको पता है. इफ वेरिएबल एज इज मेजर्ड इन डिकेड्स,
व्हाट वुड बी इट्स कोफिशिएंट? अभी एज को मेजर कर रहे थे किस में? एज मेजर कर रहे थे हम लोग ईयर्स में, अब डिकेड्स मेजर कर रहे हैं। देखो आपको मैंने वहाँ पे ये चेंज ऑफ स्केल है, आप स्केल चेंज कर रहे हैं। जब बेसिकली आप एज को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लो 50 ईयर्स एज है तो 5 डिकेड्स है, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक बात देखिए, इफ यू लुक केयरफुली, W1 क्या है यहाँ पे? W1 मतलब हम y को जिस स्केल से चेंज कर रहे होते हैं वो 1 है, और WI जिस टर्म्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप छोटे नंबर से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो जैसे 50 ईयर्स है, और मैं जब 50 ईयर्स से 50 डिकेड्स में जा रहा हूँ, 50 ईयर्स से डिकेड्स में जा रहा हूँ, तो मैं 10 से डिवाइड करूंगा। तो W2 बेसिकली क्या है? मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम डिवाइड कर रहे हैं। W2 क्या है? 1/10, ठीक है। W2 इज 1/10, क्योंकि मैंने आई इसलिए लिख दिया क्योंकि वो सेकंड वेरिएबल नहीं है मेरा। और हम जब चेंज ऑफ स्केल की बात करते हैं तो बीटा आई स्टार क्या होता है? बीटा आई कैप स्टार इज W1 बाय WI बीटा कैप आई। तो W1 है 1/1/10, और ये वैल्यू कितनी है सर इसकी? बीटा कैप की वैल्यू है 0.09, 0.09। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 0.09 यानी कि 0.9। 0.9 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, इन्होंने 0.09 गलत दे रखा सर आंसर, आंसर सही नहीं मार्क कर रखा, मिस्टेक हो गई आंसर मार्क करने में। देखिए क्या है बेसिकली, आपको हमने डेरिवेशन पढ़ाई हुई है, ठीक है। आप जब इकोनोमेट्रिक्स के लेक्चर्स में जाते हैं, डेरिवेशन में आपको पढ़ाई हुई है। चेंज ऑफ स्केल में क्या होता है? W1/W2, और W1 W2 वो नंबर होते हैं जिनसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ पर प्राइस को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करें, मतलब 1 है। इनकम को 10 से डिवाइड करें, मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई करें, तो W2 1/10 है। और बीटा कैप आई स्टार क्या होता है? W1/W2 या W1/WI बीटा कैप आई, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हमने यूज किया, इसका डेरिवेशन पीछे हमने आपको करवाया हुआ है, सिंपल रेगुलेशन में भी कराया हुआ है, मल्टीपल में भी करवाया हुआ है डेरिवेशन, ये दोनों जगह डेरिवेशन कराया हुआ है, वहां से रेफर कीजिए। आंसर इसका 0.9 है, 0.009 नहीं है सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। A random number x uniformly distributed on 0 to 1. Divide 0,1 into two segments of lengths x and 1 minus x. Let r be the ratio of the smaller to the larger segment. ठीक है, 0 से 1 के दो हिस्से कर दिए, 0 से 1 के दो हिस्से कर दिए। ये है 0, ये है 1, और अगर x, और ये हाफ है कहीं पे, आपको हमको ये नहीं पता कि x हाफ से पहले है या हाफ के बाद है। अगर x हाफ से पहले है तो हमारे पास r जो है इस सेगमेंट में r होगा x/1 माइनस x, और अगर x हाफ के बाद है, हाफ से बड़ा है, तो r होगा 1 माइनस x/x, यानी स्मॉलर नंबर ऊपर आएगा, लार्जर नीचे आएगा। देन द प्रोबेबिलिटी दैट r इज लेस देन सम नंबर r, कैपिटल R इज लेस देन सम नंबर r, क्या प्रोबेबिलिटी है फाइंड आउट करना है। देखिए सर, यहाँ पे एक बात समझते हैं जरा, दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इफ x इज लेस देन और इक्वल टू हाफ, इफ x इज लेस देन इक्वल टू हाफ, देन व्हाट इज r? r इज स्मॉलर नंबर x अपॉन बिगर नंबर 1 माइनस x, ठीक है। नाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, नाउ ऐसे लिखिए, प्रोबेबिलिटी बाद में निकालेंगे। व्हेन r is less than equal to r, it means x upon 1 minus x is less than equal to r. It means x is less than equal to r minus rx. That means 1 plus r times x is less than equal to r. That means x is less than equal to r by 1 plus r. ठीक है? And if x is greater than half, then r is equal to 1 minus x by x.
So r less than equal to r means 1 minus x by x less than equal to r. That means 1 minus x less than equal to rx. That means 1 less than equal to 1 plus rx. That means x is greater than equal to 1 by 1 plus r. तो अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या हो गया r का? p of r is यार आपका r upon 1 plus r if x is less than half, and it is 1 upon 1 plus r if x is more than half. ठीक है, राइट? अब मुझे p लेस देन r चाहिए. p r लेस देन r. अगर हम इस रेंज में हैं, तो क्या होगा? ये होगा इंटीग्रेशन, क्योंकि जो x वेरिएबल है वो तो 0 से 1 के बीच में उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. तो 0 से लेकर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है वैल्यू x लेस देन r बाय 1 प्लस r. 0 टू r बाय 1 प्लस r, 0 टू r बाय 1 प्लस r. और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसका? हमारे पास 1, क्योंकि 1 अपॉन 1 माइनस 0 है dx. प्लस अगर x हाफ से बड़ा है तो मतलब तब r से छोटा तब होगा जब x 1 बाय 1 प्लस r से बड़ा हो. तो 1 बाय 1 प्लस r टू 1, और डिस्ट्रीब्यूशन तो x का वही है 1 अपॉन 1 माइनस 0. तो और कंडीशनल से मैंने प्लस करा है, या तो x हाफ से छोटा होगा या हाफ से बड़ा होगा. तो यानी ये आ रहा है x 0 टू r बाय 1 प्लस r प्लस x 1 बाय 1 प्लस r टू 1. So this is r by 1 plus r minus 0 plus 1 minus 1 by 1 plus r, right? So this is r by 1 plus r plus r by 1 plus r. That gives you 2r by 1 plus r. 2r by 1 plus r is the answer. देख लेते हैं. Second option is correct. 2r by r plus 1 is the correct answer. ठीक है. 41st, the function fx is twice differentiable. f2 is equal to 4, f3 is 9, f4 is 16. देखिए यहाँ एक चीज़ नज़र आती है हमको. जब मैं f2 निकाल रहा हूँ तो आंसर 2 का स्क्वायर है, जब f3 निकाल रहा हूँ तो आंसर 3 का स्क्वायर है, जब f4 निकाल रहा हूँ तो आंसर 4 का स्क्वायर है. यानी इन जनरल fx क्या है? इन जनरल आई कैन से दैट fx इज x स्क्वायर. तभी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, अदरवाइज तो नहीं हो सकती. एक्स स्क्वायर पे f2 4 आएगा, f3 9 आएगा, f4 16 आएगा, अदरवाइज तो नहीं आ रही. ठीक है, इट मस्ट बी. अब f डबल डैश x पूछ रहा है. सर क्या क्वेश्चन है ये? 2x हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव हो गया सर 2, तो सेकंड डेरिवेटिव इज 2. कोई भी इंटरवल है सेकंड डेरिवेटिव 2 ही है. फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, राइट? बेसिक क्वेश्चन. If the marginal propensity to save is 0.3 and the marginal propensity to import is 0.1 and the government increases expenditure by 10 billion, ignoring foreign income repercussions, by how much GDP will rise? मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन से आपको बताना है. फॉरेन इनकम रिपरकशंस को छोड़ने का मतलब बोल रहा है सिर्फ डोमेस्टिक इफेक्ट से आपको बताना है. देखिए वैसे तो आपने पढ़ा है कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. अब जो आप कंजम्पशन करते हैं उसमें से कुछ आप डोमेस्टिक गुड्स करते हैं, कुछ आप फॉरेन गुड्स करते हैं, इंपोर्टेड गुड्स. तो MPC के भी दो पार्ट्स हो सकते हैं. इसको मैं कह सकता हूँ MPC ऑफ डोमेस्टिक गुड्स प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ इंपोर्ट्स, MPM बोल देते हैं इसको. MPC ऑफ डोमेस्टिक गुड्स प्लस MPM क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ इंपोर्ट्स प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1. क्योंकि मुझे सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स से पता लगाना है. ठीक है, ये क्वेश्चन ने बोल दिया है फॉरेन इनकम रिपरकशंस को छोड़ देना है कि हम इंपोर्ट्स कर रहेंगे, उनसे उनकी इनकम बढ़ेगी, फिर हम उनसे और खरीदेंगे, वो हमसे खरीदेंगे, हमारी इनकम बढ़ेगी, उसको छोड़ देना है. सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स जो आप खरीद रहे हैं उससे, यानी MPC-D से पता लगाना है. आपको यहाँ पर MPC-D नहीं पता है, MPM पता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स पता है 0.1, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पता है 0.3, दिस इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स MPC-D इज 0.6. Now multiplier is 1 upon 1 minus MPC-D, 1 upon 1 minus 0.6, यानी 2.5 आ रहा है सर.
तो चेंज इन y क्या होता है, अल्फा इंटू चेंज इन g, यानी 2.5 इंटू 10 बिलियन, तो इट इज 25 बिलियन इज द आंसर। तो अगर गवर्नमेंट ने 10 बिलियन का खर्चा बढ़ाया है तो जीडीपी बढ़ेगी 25 बिलियन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है ज़रूर कि हम यहाँ पर एमपीसी डी की बात कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेन इनकम रिप्रिकॉशंस को क्वेश्चन ने यूज करने से मना कर दिया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बेटे आपके पास अंडर अ फ्लोटिंग 43rd क्वेश्चन, अंडर अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजाइम फॉलोइंग एन एक्सपेंशन इन द मनी सप्लाई मॉनेटरी अथॉरिटीज विल बाय डोमेस्टिक करेंसी, सेल डोमेस्टिक करेंसी, डू नथिंग बाय फॉरेन करेंसी। देखिए यहाँ पर उसने बोला है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग में दो होते हैं, एक क्लीन और एक डर्टी। क्लीन में क्या होता है, गवर्नमेंट का मॉनेटरी अथॉरिटी का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ साइड में खड़े होकर गेम को देखती है, कुछ नहीं करती। डर्टी में मैनिपुलेशंस करती है, जब एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करता है तो फॉरेन करेंसी को सेल करना शुरू करती है, अप्रिशिएट करती है फॉरेन करेंसी बाय करना स्टार्ट करती है। मगर ये क्वेश्चन ने बोला नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि वो क्लीन की बात कर रहा है, मैनिपुलेटिव की बात नहीं कर रहा है। मतलब उसको बोलना पड़ेगा कि मैनिपुलेटिव की बात कर रहा है, क्योंकि फ्लोटिंग का मतलब यही होता है कि मॉनेटरी अथॉरिटी को कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ साइड लाइन से बैठना है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए ऑप्शन यही सही है सर, डू नथिंग, राइट, कुछ नहीं करना उसको। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 44th क्वेश्चन में आ जाइए सर, इन ए रोल ऑफ 2 फेयर डाइस, x is the number on first die and y is the number on second die. Which of the following statements is true? X minus y, x plus y are dependent random variables. X square and y are independent random variables. X square y square are independent random variables. All of the above. देखिए जब हम यहाँ पर दो फेयर डाई को रोल करने की बात करें तो ऑप्शन आएंगे या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनेगा वो डिस्क्रीट बनेगा। तो हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, इसके लिए एक सिंपल सा रूल है। सिंपल सा रूल क्या है, इफ पी ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, तो मतलब वहां पर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी रूल को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब मेरे पास x जो है नंबर है फर्स्ट डाई पे, y नंबर है सेकंड डाई पे, 6 बार डाई को रोल करा है। इन ए रोल, अच्छा एक ही बार रोल, इन ए रोल ऑफ 2 फेयर डाइस, एक एक बार दोनों को रोल करा है। तो x y, x हो सकता है 1 2 3 4 5 6, y कैन बी 1 2 3 4 5 6, और सर मतलब x1 y1 1 1 का चांस क्या है 1/36। अब जानते हैं हर एक नंबर का चांस 1/36 है, 36 आउटकम्स आएंगे। 1 2 का चांस क्या है, एक ही बार आएगा, 36 में से 1/36। 1 3 का चांस 1/36, ऐसे 6 6 का चांस भी 1/36। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि x माइनस वाई और x प्लस वाई इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे चेक कर लीजिए सर। ठीक है, सबसे बेसिक जो इंस्टेंस है, सबसे बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यही है, स्टार्टिंग पॉइंट यही है, यहीं से चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी x माइनस वाई x प्लस वाई, x माइनस वाई x प्लस वाई, x माइनस वाई मतलब x माइनस वाई, अच्छा मुझे वो भी लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। x माइनस वाई 0 और x प्लस वाई 2, देखो मैंने 1 1 ले लिया है ना, तो ये इसका चांस 1/36 है, क्योंकि जब x 1 1 होगा तो x माइनस वाई 0 आएगा, x प्लस वाई 2 आएगा। अब मुझे चेक करना है क्या ये अगर मैं इनको इंडिपेंडेंटली निकालूं, x माइनस वाई 0 की प्रोबेबिलिटी निकालूं, x प्लस वाई 2 की प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो क्या उनका प्रोडक्ट भी 1/36 आएगा? चेक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई 0 कब होगा सर? 1 1 पे 0 होगा, 2 2 पे 0 होगा, 3 3 पे 0 होगा, 4 4 पे 0 होगा, 5 5 पे 0 होगा, 6 6 पे 0 होगा, और कभी तो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि 6/36 इसका ऑप्शन है,
1/6 I can say. Probability x plus y is equal to 2. ये इसलिए मैंने सिंपलेस्ट लिया था क्योंकि इससे मैं यहाँ पे कंफ्यूजन से बचना चाहता था. अब जैसे मैं अगर सपोज 4 ले लेता या 1 3 ले लेता या 2 2 ले लेता, सपोज फॉर एग्जांपल 2 2 ले लेता अगर, तो 2 + 2 4 होता. अब 4 कब बन सकता था? 1 3 पे भी बन सकता था, 3 1 पे भी बन सकता था, 2 2 पे बन सकता था. तो वहाँ बहुत सारे केस बनते. यहाँ पे x + y का सम 2 सिर्फ एक ही केस बनेगा 1 1 पे. ठीक है, तो इसका चांस क्या? 1/36. अब देखिए यहाँ पर p x minus y is equal to 0 into p x plus y is equal to 2. x plus y is equal to 2. ये कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 1/6 into 1/36 यानी 1/216. क्लियरली ये दोनों इक्वल नहीं है. दिस इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x minus y is equal to 0 and x plus y is equal to 2 is not equal to probability of x minus y is equal to 0 into probability of x plus y is equal to 2. मतलब कि ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है हम कह सकते हैं. ठीक है, तो x minus y and x plus y are डिपेंडेंट. तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं. फर्स्ट पार्ट सही है सर, फर्स्ट पार्ट सही है, लेकिन क्योंकि नीचे ऑल ऑफ द अबव भी लिखा है तो मेरे को सेकंड को या थर्ड को में से किसी एक को चेक करना पड़ेगा. अगर वो सही हो गया तो ठीक है, 2 सही हो गया तो फिर ऑल ऑफ द अबव ही होगा. ठीक है ना. सेकंड को चेक करते हैं. x² एंड y आर इंडिपेंडेंट. x² और y को चेक करना है. फिर से वही लेता हूं, x1 y1 x1 y1 p x² is equal to 1 and y is equal to 1. देखो x² 1 कब होगा? x² 1 तब होगा जब x 1 हो, क्योंकि यहाँ पर x नेगेटिव तो हो नहीं सकता. आपके पास एक सक्सेस आएगी या 0 सक्सेस आएगी, नेगेटिव 1 सक्सेस तो पॉसिबल नहीं है. तो जैसे अलजेब्रा में हम करते हैं x² is equal to 1 x is equal to +1 is 1, तो यहाँ पे नहीं है, x + 1 ही होगा तब. तो x² 1 एंड y1 का मतलब ये है कि p x is equal to 1 एंड y is equal to 1. तो 1/36 मैंने बताया आपको ऊपर. अब वैसे देखिए p x1 का चांस क्या है सर? 1/6. फर्स्ट टाइम में 1 आने का चांस 1/6 है. एंड p y is equal to 1 का चांस क्या है सर? 1/6. सेकेंड टाइम में 1 आने का चांस 1/6 है. तो p x is equal to 1 into p y is equal to 1. दिस इज 1/36. इसका मतलब क्या है? therefore p x² is 1 and y is equal to 1 is equal to p x² 1 into p y is equal to 1. मैंने x² लिखूं या x लिखूं, मैं बता चुका हूं ऊपर x² तभी 1 होगा जब x1 होगा. तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंस है. तो यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. और थर्ड तो नजर ही आ गया करेक्ट है, क्योंकि जब x² 1 तब होगा जब x1 होगा, तो ऐसी y² 1 तब होगा जब y1 होगा. ठीक है, तो इसका आंसर तो 1/36 है. और x1 का चांस 1/6, y1 का चांस 1/6, ये भी 1/36. तो ये भी सही है. मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. सारे सही हैं, सबको मत मार्क कराना भैया. हम तो स्टेप बाय स्टेप करते आ रहे थे ना. हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग पता चला कि फर्स्ट भी सही, सेकंड भी सही, थर्ड भी सही, मतलब ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. 45 क्वेश्चन देखिए सर. द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव टैरिफ रेट इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला. अच्छा जी, E is equal to n minus AB upon 1 minus A बताता है. यहाँ पर E है इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन, N है नॉमिनल टैरिफ रेट, A है रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड इनपुट टू वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. A क्या है? जितना आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो ऊपर और जितना आपने प्रोड्यूस करा है वो नीचे. इंपोर्ट्स अपॉन आउटपुट, इसकी बात कर रहा है. और B है नॉमिनल टैरिफ रेट. इंपोर्ट के ऊपर जो टैरिफ लगा रहे हैं उसका रेट है B. सपोज टैरिफ रेट ऑन फाइनल प्रोडक्ट यानी कि N है आपके पास यहाँ पर 5%. इफ नो इंपोर्टेड इनपुट्स आर यूज्ड, लो जी, तो A 0 हो गया. अगर आपने इंपोर्ट्स यूज ही नहीं करा तो 0 बाय आउटपुट्स करेंगे तो क्या होगा? 0 पे आउटपुट करेंगे तो 0 ही आएगा. अब B कुछ भी रहे, क्योंकि ऊपर A भी है तो वो भी 0, नीचे A है वो भी 0, तो E क्या हो गया? 5% माइनस 0 अपॉन 1. B कुछ भी रहे, B से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 इंटू B करने पे 0 ही आने वाला है वो. तो आंसर इज 5%. ठीक है, आंसर इज 5%. फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. ओके. 46 question. Suppose that Solow model of an economy with some positive saving rate, population growth rate and the rate of depreciation K star is a steady state.
Suppose K1, K2 are capital labor ratio such that K1 less than K2 less than K star, then G1, G2 पे growth rates at K1, K2. तो G1 पे growth rate है K1 पे growth rate है G1, K2 पे G2, then none of the above. सबसे ऊपर लिख दे none of the above. वाह, बहुत बढ़िया, सही जगह पे लिखा है, हैं? ठीक है जी, मिसप्लेस हो गया, चलो मान लेते। none of the below होना चाहिए था, none of the above, G1 less than G2, G1 is equal to G2। देखिए यहाँ एक बात बड़ी साफ नजर आती है, देखो बेटे, कि मैं यहाँ पे G1 G2 को कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम सॉल्वर मॉडल में क्या पढ़ते हैं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, ये बनता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ भी है, डेप्रिसिएशन भी है, तो उसके लिए हम ये लाइन बनाते हैं n प्लस जी, ठीक है। अब एक बात बताइए, सेविंग भी ऐसे ही बनेगी, n प्लस जी इंटू के ले लीजिएगा। एक बात बताइए, जब सेविंग आप बनाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट फंक्शन जब बनाएंगे, s इंटू एफ वाई करके बनाते हैं जब आप इसको, तो ये बनाता हूँ, चलो मैं s इंटू वाई। तो आप अगर गौर करें सर, यहां पे आने से पहले के स्टार कहाँ है, जहां के स्टार तो यहाँ, जहां पे दोनों बराबर है, ये के स्टार है। यहां पे आने से पहले जो ग्रोथ रेट है वो राइज कर रहा है, देख रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो इस ब्रेक इवन लाइन से इस गैप को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बियॉन्ड वो कन्वर्ज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसलिए वहां पे गैप कम हो रहा है। तो अगर G1 G2 यहां पर है, सपोज यहां है, ये G1 है, ये G2 है, ये G1 है, ये G2 है, तो मैं कह सकता हूं G2 G1 से बड़ा है। और अगर G1 G2 यहां पर है, तो मैं कहना पड़ेगा G1 G2 से छोटा है। और अगर G1 G2 दोनों ही यहां पर हैं, इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पे दोनों G1 G2 हैं, तो दोनों बराबर हैं, तो तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सर। तो किसी एक को पिन पॉइंट तो मैं नहीं कर सकता ना कि यही सही होगा, इसलिए मुझे नन ऑफ द अबव पे मार्क करना होगा। है नन ऑफ द बिलो, मैं मार्क नन ऑफ द अबव पे कर रहा हूं, वजह आपको बता चुका हूं कि क्यों नन ऑफ द अबव पे मार्क कर रहा हूं, ठीक है जी। 47th, a random variable has uniform distribution on the interval -1 to 1, the probability density that x more than 0.3, तो x हो जाएगा क्या, x belongs to 0.3 to 1 हो गया, तो इसका PDF क्या बनेगा, 1/1 minus 0.3 यानी 1/0.7 यानी 1/7/10 यानी कि 10/7। आंख बंद करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। मिल रहे नंबर ले लो, कौन मना कर रहा है तुमको, किसने मना किया? The set 0 to infinity can be expressed as u, अच्छा देखिए 0 से इंफिनिटी तक है क्या, ये फर्स्ट सेट जो है यूनियन ऑफ ए एंड बी एन क्लोज इंटरवल, यूनियन ऑफ ए एंड बी एन ओपन इंटरवल, यूनियन ऑफ ए एंड बी एन क्लोज इंटरवल। फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस है कि ए एंड बी एन में हम नंबर ले रहे हैं रियल नंबर, और थर्ड में ए एंड बी एन ले रहे हैं रैशनल नंबर। तो अगर मैं सर पहले फर्स्ट को प्रूव करता हूं, मुझे कोई ऐसा एग्जांपल लेना है कि क्या कोई ऐसे दो नंबर हो सकते हैं जो कि हमेशा 0 से इंफिनिटी को बिलोंग करते हो सकते हैं, इजीली लिए जा सकते हैं। सपोज मैं मान लेता हूं, लेट ए एन इज 1/n एंड बी एन इज n, ठीक है, ये मान लो, इजीली से बड़ी इजीली प्रूव हो जाएगा। n1 ले लो, n1 पे a1 क्या होगा 1, b1 क्या होगा 1, n2 ले लो, n2 पे a1 होगा हाफ, a2 b2 होगा 2, n3 ले लो, a3 होगा 1/3, b3 होगा 3, n4 ले लो, n आप ले लीजिए 4, तो यहाँ पर an क्या होगा, a4 होगा 1/4, b4 होगा 4। आप क्लियरली एक चीज देख पा रहे हैं सर, एक बात मुझे बड़ी क्लियरली नजर आ रही है, और वो ये है कि सपोज मेरा यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये 0 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इंटरवल की अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट bn इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, an इस डायरेक्शन मूव कर रहा है,
लेकिन क्या कभी ए एन जीरो होगा? कभी नहीं होगा। ए एन कभी जीरो नहीं होगा। जीरो के क्लोजर 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 जाता जाएगा, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। आप कहोगे इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी तो पहुंच थोड़ी सकते हो भैया। इन्फिनिटी तो एक सिचुएशन है कि जहां हम इमेजिन करते हैं क्या जाते जा रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचते, अगर पहुंच गए तो फाइनाइट हो जाएगा, वो तो इनफाइनाइट थोड़ी रहेगा। मतलब जीरो के क्लोजर 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 जाता जाएगा लोअर साइड पे, लोअर इंटरवल, और अपर इंटरवल कोई लिमिट नहीं है, बढ़ता रहेगा। तो यानी यहां पर ये जो ए एन बी एन है, ए एन बी एन है, ये जीरो से इन्फिनिटी को बिलोंग करता है। बिल्कुल सही है जी, ठीक है जी। अच्छा, तो हम जीरो से इन्फिनिटी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओपन इंटरवल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब जीरो हमने लेना ही नहीं है और इन्फिनिटी को लिया नहीं जा सकता है, तो जब फर्स्ट सही है तो सेकंड भी, सेम एग्जांपल में सेकंड भी सही है, ठीक है। क्योंकि हम जीरो और इन्फिनिटी, जीरो तक हम पहुंचने ही नहीं वाले हैं कभी, तो जीरो ओपन में ले सकते हैं। इन्फिनिटी तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, उसको भी ओपन में ले सकते हैं, बी एन को। तो जब फर्स्ट सही है सेम एग्जांपल से, 1/n से सेकंड भी सही है। और सर 1/n रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है। n रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है। तो जब आपने बात प्रूफ ही कर दी, थर्ड में ए एन बी एन रैशनल नंबर है, तो उससे भी प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, क्योंकि 1/n आपने क्या लिया? रैशनल नंबर है। n क्या लिया? रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर्स अगर हम ले रहे हैं तो ए एन बी एन का जो इंटरवल है, चाहे ओपन लो चाहे क्लोज लो, वो जीरो से इन्फिनिटी को फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि लोअर साइड पे ए एन जीरो को अप्रोच करेगा, हायर साइड पे बी एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो तीनों सही है, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ हमें कोई एक नंबर ऐसा सोचना था, ठीक है, ऐसे कोई सिचुएशन हमें सोचनी थी, बस इतना ही इसमें बात थी। 49th, what is the probability that at least 1 6 appears when 6 fair dice are rolled? क्या कहूं नंबर, मतलब बोल दो ना कि फ्री में देने कुछ नंबर हमको। ये क्या बात हुई सर? देखिए 6 डाई रोल कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 6, एटलीस्ट 1 को हम बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हैं। एटलीस्ट 1 कैसे निकलते हैं? 1 माइनस नन। एटलीस्ट 1 कैसे निकलता है? 1 माइनस नन। नन मतलब एक बार में 6 ना आने का चांस 5/6 है, 6 बार में आने का चांस क्या होगा? 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, 1 माइनस 5/6 की पावर 6, ठीक है। मतलब एटलीस्ट 1 को पढ़ा है ना आपने, लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं उसके, एटलीस्ट 1 के बार बार बताया। जब भी रिपीटेड ट्रायल्स हो तो एटलीस्ट 1 जब भी निकालने को बोले तो क्या करेंगे? 1 माइनस नन कर देंगे, ठीक है। और नन में ना आने की प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस हो जाएगी। 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, कितनी बार हो रहा है? 6 बार। तो 5/6 6 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस 5/6 पावर 6। ओके, लास्ट क्वेश्चन है सर ये भी क्वेश्चन पीछे करा था हमने, है ना। यूटिलिटी है 2x मैक्स xy 2y, यूटिलिटी है 2x x प्लस y 2y। यहाँ पे m जो है वो डिमांड फंक्शन है, मार्शलियन डिमांड, जिसको डिमांड फंक्शन जो आप निकालते हैं अब तक, जैसे कॉप डेगलिस में निकाली थी ना आपने, अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू m बाय p, मार्शलियन डिमांड फंक्शन है, ठीक है। तो m यहाँ पर मार्शलियन डिमांड फंक्शन है, या सिंपली कहें डिमांड फंक्शन है, और v है यूटिलिटी और डिमांड फंक्शन का कॉम्पोजिशन, मतलब इट इज द यूटिलिटी फंक्शन। जब मैं x और y की जगह उनकी वैल्यूज इंसर्ट करता हूं तो मेरे को मिलती है क्या? यूटिलिटी। तो ये यूटिलिटी फंक्शन है। और m1 सबसेट ऑफ m2, m2 सबसेट ऑफ m1, यूटिलिटी किसकी बड़ी किसकी छोटी। देखिए यहाँ पे ये बात आपको रिकॉल कीजिए सर, मैंने बताया था आपको कि अगर y/x 2 से बड़ा है तो y/x हाफ से छोटा है, तो मैंने आपके सामने एक सिचुएशन ऐसी बनाई थी शायद, है ना, जहाँ तक मुझको याद है, मैंने डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट किया था। तो सर आप क्यों आ गए? एक तो ये ले लेते हैं, दिस इज y इज इक्वल टू x। ये क्या है सर? ये है y बाय x इज इक्वल टू 1। एक y बाय एक्स इज इक्वल टू 2 लेना है, y बाय एक्स इज इक्वल टू हाफ लेना है ना। y बाय एक्स 2 है और हाफ है, तो इसको थोड़ा स्टीपर कर लेते हैं, 2 ले लेते हैं उसको, थोड़ा और स्टीप कर लो।
एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ मैं एंगल की, ठीक है, मैं बस एक रफ सिचुएशन ले रहा हूँ ताकि आपको एक बात समझा सकूं। लीजिए जी, ये है y बाय एक्स इज इक्वल टू, और ये है y बाय एक्स इज इक्वल टू हाफ। आप जब उनके यूटिलिटी फंक्शंस को एक बार रिविजिट करते हैं तो आप पाते हैं क्या कि y बाय एक्स मोर देन 2 में दोनों का फंक्शन सेम है, y बाय एक्स लेस देन 2 में दोनों का फंक्शन सेम है, 2y, बस बीच में डिफरेंट है, ठीक है। तो 2x यूटिलिटी 2x मतलब क्या है कि y के चेंज होने से यूटिलिटी चेंज नहीं होगी। तो ग्रीन कलर का मैं बनाता हूं अगर एजेंट 1 का यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, y बाय एक्स अगर 2 से बड़ा है तो वर्टिकल लाइन है, और y बाय एक्स अगर हाफ से छोटा है तो 2y आ रहा है, फिर x से चेंज नहीं होगा, ये बन रहा है इसका यूटिलिटी फंक्शन। दिस इज द यूटिलिटी ऑफ एजेंट 1 ग्रीन वाला। और बीच में क्या कहानी है, बीच में एजेंट 1 के लिए सिचुएशन ये है, मैक्सिमम फंक्शन है, मैक्सिमम मतलब कि इन्वर्टेड एल शेप में आएगा, दिस विल बी ऑफ इन्वर्टेड एल शेप। तो यहां से ले लो सर, क्योंकि वो तो ठीक है। और एजेंट 2 का अगर मैं पिंक से मार्क कर दूं तो ये उसकी यूटिलिटी है, ओवरलैप करेगी यहाँ पे, यूटिलिटी यहाँ भी ओवरलैप करेगी u2, बस यहाँ पे क्या है उसका x प्लस वाई है बीच में, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, दिस इज x प्लस वाई। अब एक बात सोचिए, पहले इस फर्स्ट पार्ट का मैं आंसर वैसे पीछे कर चुका हूँ, इनका ऑप्टिमम बंडल कहाँ आएगा। अगर तो इनकी बजट लाइन सपोज ये बन रही है, सपोज दिस इज द बजट लाइन, सपोज दिस इज द बजट लाइन, ये बजट लाइन है सपोज इनकी। तो एजेंट जो 1 है जिसका बीच में फंक्शन मैक्स वाला है वो कहां जाएगा, वो या तो ये बंडल लेगा पॉइंट ए, या वो लेगा पॉइंट बी, क्योंकि कॉर्नर सॉल्यूशन मिलेगा उसको। तो और जो एजेंट 2 है जिसका यूटिलिटी फंक्शन एक्स प्लस वाई, उसके लिए पूरी की पूरी लाइन ही ऑप्टिमम होगी, उसके लिए पूरी लाइन क्या होगी, ऑप्टिमम होगी, ठीक है। यानी इस सिचुएशन में जो एजेंट 1 का डिमांड फंक्शन होगा, डिमांड ऑफ एजेंट 1 इट इज सबसेट ऑफ डिमांड ऑफ एजेंट 2, ठीक है, राइट। ऐसा कब होगा, अगर कि जो प्राइस रेशियो है वो 1 आ जाए तो। लेकिन अगर बजट लाइन स्टीपर हो जाए, अगर हम एक स्टीपर बजट लाइन ले लें, सपोज स्टीपर बजट लाइन ले ली मैंने, इस सिचुएशन में दोनों के दोनों जो एजेंट्स हैं वो यही बंडल चूज करने वाले हैं। और फर्स्ट केस में M1 जो था एक प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि एजेंट 2 ए और बी के अलावा बीच में भी कोई पॉइंट ले सकते हैं बी के बीच में। मगर अगर बजट लाइन स्टीपर हो गई तो अब दोनों के दोनों ए को चुनेंगे, और अगर बजट लाइन हम ले लें फ्लैटर, तो दोनों के दोनों अब क्या करेंगे, बी को चुन लेंगे। तो एक बात बड़ी साफ है कि जो एजेंट 1 के ऑप्शंस आएंगे या तो वो एजेंट 2 के वाले ही होंगे, या फिर एजेंट 2 के पास उसके अलावा भी कुछ ऑप्शन होंगे, ठीक है भाई। इफ मैं लिख दूं यहां पे, इफ पी एक्स बाय पी वाई इज इक्वल टू 1, देन उस केस में क्या होगा, उस केस में एजेंट 1 विल चूज ए और बी, agent 2 will choose any point on line AB। इसका मतलब M1 जो है इट इज सबसेट ऑफ M2, और अगर लाइन स्टीपर है, if px by py is more than 1, स्टीपर वाला केस मैंने बताया, तो यहाँ पे दोनों के दोनों के जो यूनिटी फंक्शन है वो बजट लाइन के साथ एक ही पॉइंट ए पर हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में M1 एंड M2 lie at A if px by py is less than 1, उस केस में दोनों B पे lie करेंगे, M1 एंड M2 lie at B। अगर बजट लाइन फ्लैटर है दोनों B पे lie करेंगे।
M1 M2 लाई एट B। अगर लाइन फ्लैटर वाली ली है मैंने तो दोनों B पे लाई करेंगे। इसका बड़ा साफ मतलब क्या है, देखिए इस बात का साफ मतलब क्या है कि या तो M1 M2 सेम है या फिर M1 M2 का सबसेट है। ठीक है, तो M1 M2 का सबसेट है। यहाँ पे ऑप्शंस में सर मतलब प्रॉपर सबसेट दिया हुआ है, लेकिन इक्वलिटी भी हो सकती है। चलिए जो ऑप्शन दिया हम तो उसमें से एक चुनना पड़ेगा। M1 सबसेट ऑफ M2, यानी फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट थर्ड दोनों को फिलहाल मैं मार्क कर लेता हूँ। फर्स्ट भी है, थर्ड भी है, सेकंड को रूल आउट कर देता हूँ, फोर्थ को रूल आउट कर देता हूँ, क्योंकि M1 सुपरसेट नहीं है M2 का। राइट, अब मुझे यूटिलिटी पे आना है सर। अब मुझे कहाँ आना है यूटिलिटी पर। देखिए अगर पॉइंट ए की बात करूं, इफ आई टेक पॉइंट ए, तो दोनों की यूटिलिटी बराबर होगी, U1 इज इक्वल टू U2। अगर पॉइंट बी लेता हूं तो भी यूटिलिटी बराबर होगी। पॉइंट ए अगर मैं लेता हूं तो एजेंट 1 की यूटिलिटी कितनी है 2x, बी की कितनी है 2x। अगर मैं पॉइंट बी पर हूं, अगर मैं कहूं पॉइंट बी पर हूं, तो एजेंट 1 की यूटिलिटी कितनी है 2y, 2 की कितनी है 2y, बराबर है, तो दोनों की यूटिलिटी बराबर है। और अगर हम ये कहें कि एजेंट 1 तो ए या बी में से कहीं है और बी ए बी लाइन पर है, तो पूरी ए बी लाइन पे वो तो इंडिफरेंट रहता है ना सर। इस पूरी ए बी लाइन पर वो क्या रहता है, इंडिफरेंट। अगर फर्स्ट सिचुएशन है जहां पर, ये फर्स्ट सिचुएशन है जहां पर बजट लाइन आपकी कोइंसाइड कर रही है एजेंट 2 की यूटिलिटी के साथ, तो वो ए बी पर इंडिफरेंट रहता है। तो जो सेटिस्फेक्शन उसको ए पे मिलता है वही बी पे मिलता है, वही इस ए बी लाइन के किसी भी पॉइंट पे मिलता है। यानी कि इनकी जो यूटिलिटी है वो हर हालत में सेम रहने वाली है। U1 इज ऑलवेज इक्वल टू U2। फर्स्ट केस में क्या है सर, मैं पहले यहां से करता हूं। अगर ये सिचुएशन है Px पे Py मोर देन 1 है, तो दोनों का सेटिस्फेक्शन ए पे लाई करता है। दोनों की यूटिलिटी क्या है, U1 इज इक्वल टू 2x, U2 इज इक्वल टू 2x, सेम है। अगर Py 1 है तो M1 M2 दोनों B पे लाई करते हैं। यहाँ पर U1 इज इक्वल टू 2y है, U2 इज इक्वल टू 2y है, तब भी सेम है। लेकिन अगर Px बाय Py 1 है तो एजेंट 1 तो ए या बी में से कहीं लाई करेगा और एजेंट 2 ए बी लाइन पे कहीं लाई करेगा। अब क्योंकि ए बी लाइन उसकी जो इंडिफरेंट कर्व है, इसलिए ए बी लाइन के हर पॉइंट पे उसका सेम सेटिस्फेक्शन है। जो सेटिस्फेक्शन ए पर है वही बी पर है, वही बीच के किसी पॉइंट पर है। तो मतलब यहां पर भी U1 और U2 बराबर है। तो हर हालत में U1 U2 क्या है, बराबर है। इन एवरी सिचुएशन U1 इज इक्वल टू U2। तो मतलब अब मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पे सर, U1 U2 थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं फर्स्ट को भी रूल आउट करता हूं और थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अरे भैया इन्होंने फर्स्ट मार्क कर रखा है, हम उससे एग्रीड, मैंने समझा दिया आपको सर। U1 इज ऑलवेज इक्वल टू U2। कभी भी U1 U2 U1 से बड़ा थोड़ी होने वाला है। हर हालत में चाहे पॉइंट ए पे रहे तो बराबर है, बी पे रहे तो बराबर है, और अगर लाइन ए बी पे रहे तो भी बराबर है। क्योंकि ए पर जो, अगर आप परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में होगी ना लाइन, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में क्या होगा, आप लाइन के किसी पॉइंट पे आ जाए आपको वही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो एक्सट्रीम से मिल रहा है। तो इसलिए हर हालत में U1 U2 तो इक्वल ही होने वाले हैं। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्यों उन्होंने फर्स्ट मार्क कर रखा है आई डोंट नो। तो दो जगह मैं यहाँ पर इनसे डिसएग्री कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन पीछे आया था और एक क्वेश्चन ये आ रहा है जहाँ पे हम इनसे करते हैं डिसएग्री। हमारा राइट है डिसएग्री करने का भाई, क्यों ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर आके बच्चों ये पेपर DSC 2019 का हो जाता है खत्म। ठीक है, मैंने कोशिश की है आपको सारी बातें सिखा देने की, समझा देने की। होपफुली आप सारी बातें समझ भी गए हैं। फिर भी कोई आपके मन में दुविधा हो, कोई संशय हो, इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। +91 is our country's code, 9899192027. This is my WhatsApp number. You can WhatsApp me. I'll revert back. मुझसे अक्सर बच्चे बार बार एक चीज़ पूछते हैं, YouTube पे वीडियो देखते हैं फिर पूछते हैं सर MA एंट्रेंस की कोचिंग का क्या प्रोविज़न है। सर देखिए, MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए हम फुल कोर्स वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। उसमें 5 सब्जेक्ट्स हम मेनली प्रोवाइड करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके लगभग 110 से 120 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें लगभग 90 से 100 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। हम प्रोवाइड करते हैं मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसमें लगभग 120 से 130 आवर्स की रिकॉर्डिंग है।
हम प्रोवाइड करते हैं आपको स्टैट्स, इसमें लगभग 65 से 75 आवर्स की रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं आपको। इकोनोमेट्रिक्स में लगभग आपका 50 से 60 आवर्स। ये मैं रेंज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम कुछ ना कुछ एडिशन करते रहते हैं, तो जब मुझे जो लास्ट याद है उसके हमने कुछ और लेक्चर्स भी ऐड किए होंगे, तो इसलिए एक लिमिट आपको मिल रही है। मैक्रो के अंदर ही हमने इंटरनेशनल के और डेवलपमेंट के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड कर रखे हैं, जो DSE JNU ISI में आते हैं। इसके अलावा ये सब रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। इसके अलावा आपको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन वीडियोस मिलते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपने ये वीडियो अपलोड करा है, इसके आगे का वीडियो कहाँ है? उसके आगे की वीडियो सब बेटे हम अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं वो सिर्फ एज ए डेमो आप उसको देख सकते हैं कि आप क्या हमसे समझ पा रहे हैं, हमारा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारे सारे कोर्सेज बेटे पेड कोर्सेज हैं, फिर उसकी फीस है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एक्सेस उसका मिलता है। आपको JNU के वीडियो लेक्चर्स, JNU के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको ISI के मिलेंगे। इसके अलावा हम आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे। PDF नोट्स इन सभी सब्जेक्ट्स के जो आपको ऊपर बताएं, सबके आपको PDF नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग टाइम टू टाइम लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं, और उन लाइव सेशंस में बच्चों की जो क्वेरीज होती हैं वो डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है। आप इसमें MA एंट्रेंस में अगर हमारी कोचिंग चाहते हैं तो हमारे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल करना अवॉइड कीजिएगा, कॉल कई बार हम पिक नहीं कर पाते। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिएगा, हम डिवाइड बैक करेंगे आपको। राइट, तो ये कहानी थी। होपफुली आप समझ गए सब सारी बातें। राइट, ठीक है जी, ओके, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।